नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ और हमारे चैनल एमएस स्टडी 94 पर आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। आइए हम लोग आज हल संधि व्यंजन संधि का अध्ययन करते हैं। हल संधि का दूसरा नाम व्यंजन संधि है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और हल संधि में अर्थात व्यंजन संधि में हम लोग आज जस्त संधि का अध्ययन करेंगे। जस्त संधि का सूत्र है झलाम जसो झसी और जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है दोस्तों। तो बड़े ही सरल और सहज के साथ हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के आधार पर और बेसिक संधि के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए दोस्तों इसका अध्ययन करते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक शेयर कमेंट करिए और जो हमारे नए साथी हो तो उसे सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। आज का मोटिवेशन कोड है, हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंता होनी चाहिए, क्योंकि विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं और वर्तमान की चिंता करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में जीते हैं और वर्तमान की चिंता करते हैं, चाणक्य की नीति है। इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। सक्सेना लेके हाजिर हुए हैं, जो आजकल हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का संस्कृत व्याकरण प्रवेश का उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें हल संधि को स्वर संधि को पढ़ चुके हैं, हल संधि का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें आज हम लोगों का ये तीसरी संधि है जो जस्तो संधि है। क्या जस्तो संधि है, अपदांत जस्तो संधि का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बिना देर किए हुए आइए फटाफट अपने पाठ को शुरू करते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। एक एक संधि को एंजॉय करते हुए हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका जस्तो संधि का सूत्र क्या है। झलाम जस झसी, झलाम जस झसी ये अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चौथे पाद का 53 नंबर सूत्र है दोस्तों। क्या 53 नंबर सूत्र है, झलाम जस झसी। ये जस्तो संधि का जो सूत्र है क्या है, जस्तो संधि का सूत्र ये जस्तो संधि है दोस्तों। क्या, एक मिनट, जस्तो संधि है। जस्तो संधि का सूत्र यह है कि झलाम जस झसी। तो झलाम जस क्या है, जस प्रत्याहार है, तो झल प्रत्याहार के बाद झल प्रत्याहार आए तो झसी हो जाता है। आइए सूत्र के विश्लेषण के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या कह रहा है कि झलाम अर्थात झल वर्णों के स्थान पर। क्या, झल वर्णों के स्थान पर। अब सवाल उठता है कि झल वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो झल वर्ण जो होते हैं वो माहेश्वर सूत्र के झभय से लेके, यानी झभय किस में है दोस्तों, तो झभय से लेके ये लण तक, ल तक का, ल कहाँ पे है, तो हमें लगता है कि हल के ल को कह रहा है। तो झभय से लेके हल के ल तक के जितने वर्ण आएंगे वो सभी झलाम सूत्र में आएंगे। क्या, झलाम झल वर्णों के अंतर्गत आएंगे, झल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि झल वर्णों के स्थान पर जस वर्ण कौन कौन होते हैं। तो जस वर्ण होते हैं ज ब ग ड और द, ये जस वर्ण होते हैं। कौन कौन, ज ब ग जस वर्ण होते हैं। तो ये कह रहा है कि झलाम। उसके बाद क्या कह रहा है कि झलाम, ये झलाम यानी झल वर्णों के स्थान पर जस यानी जस वर्ण होते हैं। कब, झसी वर्णों के बाद में आने पर, झस वर्णों के बाद में आने पर। तो झस वर्ण वहाँ से होगा झभय से लेके, क्या, झभय से लेके जब गढ़ 10 के स तक के जस वर्ण आएंगे। अभी कभी कौन कौन वर्ण आएंगे इसको आगे देखते हैं हम लोग। तो ये कह रहा है सूत्र, एक मिनट, सूत्र कह रहा है कि ये देखिए सूत्र को समझने की कोशिश करिए दोस्तों। झलाम जस झसी, तो झलाम का अर्थ होता है झल वर्ण और जस का अर्थ होता है कि जस वर्ण के बाद, यानी झलाम वर्णों के स्थान पर जस वर्ण हो जाते हैं। कब, जब झस वर्ण के बाद यानी झसी वर्ण के बाद में आने पर। जब बाद में झस वर्ण आए तो क्या हो जाएगा, उसके स्थान पर जस वर्ण हो जाएगा। क्या, जस वर्ण हो जाएगा। तो जस वर्ण कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये कहते झस, ये है झल वर्णों के बाद झस वर्णों के आने पर झल के स्थान पर जस हो जाएगा। क्या,
झल वर्ण के बाद झस वर्ण आए, झल वर्ण के, इसको सुनिए दोस्तों, समझिए बहुत अच्छे से। थोड़ा सा आप लोग कंसेप्ट से थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही सरल है। क्या है कि ये कह रहा है कि झल वर्ण के बाद, यानी झल वर्ण में जो भी आए, झल वर्ण के बाद झस आए, यानी ये झल और प्लस झस, क्या ये झल और झस के बाद आए तो क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा, जस वर्ण हो जाएगा। तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि देखिए कह रहा है कि झल वर्ण के बाद जस वर्ण आए तो उसके स्थान पर, झल के स्थान पर आने पर क्या हो जाएगा, झस हो जाएगा, जस वर्ण हो जाएगा। अब झल वर्ण एक प्रत्याहार है। झल क्या है, एक प्रत्याहार है जिसमें पहले वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का दूसरा, तीसरा और चौथा, और कौन स और स ह आते हैं, क्या स ह आते हैं। अब जो है पहले का क्या तात्पर्य है दोस्तों, ये यहाँ पे पहले का क्या तात्पर्य है इसको देख लिए, समझ लीजिए कि झल वर्ण में कह रहा है कि पहले का अर्थ होता है, ये पांचों वर्गों में दिया है दोस्तों, पांचों वर्गों के जो है ये, जैसे कि क वर्ग का क हो गया, च हो गया, ये पहले का पहले बता रहे हैं, च हो गया, ट हो गया, और यहाँ पे त हो गया, प हो गया, ये यहाँ पे पहला हो गया, क्या पहला। अब दूसरा में ख हो जाएगा, और यहाँ पे छ हो जाएगा, यहाँ पे ट ठ हो जाएगा, यहाँ पे त के बाद थ हो जाएगा, प के बाद फ हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है तीसरा वर्ण क्या है, तो तीसरे में ग आ जाएगा, यहाँ पे ज आ जाएगा, यहाँ पे ड आ जाएगा, क्या ड आ जाएगा, यहाँ पे द आ जाएगा, और यहाँ प फ ब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ब आ जाएगा। उसके बाद चौथा वर्ण होता है, चौथे में क्या आता है, चौथे में आएगा घ आ जाएगा, क्या एक मिनट पेन नहीं चल रही, घ हो जाएगा, यहाँ झ हो जाएगा, यहाँ पे ढ हो जाएगा, क्या ढ हो जाएगा, यहाँ ध हो जाएगा, ध से धनुष ध हो जाएगा, यहाँ पे भ हो जाएगा, भ हो जाएगा। तो झल एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत इतने वर्ण आएंगे, और आएगा ये सीटी वाला स आएगा, क्या सीटी वाला स, मूर्धन्य स और सादा स और ह आएगा, क्या ह। इतने वर्ण जब आएंगे तो ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत इतने वर्ण आते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया भी है, सूत्र के अनुसार से दिया है। झल प्रत्याहार के अंतर्गत झल क्या है, झल एक प्रत्याहार है, झल एक प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण का पहला, वर्ण का दूसरा, और वर्ग का तीसरा और चौथा, और स ह आते हैं। तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत देखिए झ भ घ ढ ध ये चौथा हो गया, ज ब ग ड द ये तीसरा हो गया दोस्तों, ख छ ठ त च ये यहाँ तक, यहाँ च ट त ये यहाँ पे दूसरा हो गया, यहाँ पे ये पहले, ये वर्ण का पहला हो गया, तो ये स है। इतने वर्ण आएंगे झल प्रत्याहार के अंतर्गत। झल प्रत्याहार के अंतर्गत ये सभी सूत्र का, कितने सूत्र आएंगे, ये सूत्र संख्या 1 2, इसमें 2 सूत्र है, 3 4 और यहाँ 5, और ये 5 6 सूत्रों को मिला के जो वर्ण आएंगे वो आएंगे। और दूसरा कह रहा है जस भी एक प्रत्याहार है जिसमें वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं, कौन कौन, जब गढ़ दस। जब गढ़ दस आता है, जस क्या है, एक प्रत्याहार है जिसमें वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं, कौन कौन, जब गढ़ दस द आता है। और झस भी एक प्रत्याहार है, क्या झस भी एक प्रत्याहार है जिसमें वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण दोनों मिला के आते हैं, कौन, झ भ घ ढ ध, जब गढ़ दस, ये सभी आ जाते हैं। तो आइए फिर इसको समझते हैं कि कौन कौन से वर्ण कब आते हैं और किसके स्थान पर क्या हो जाता है। और ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले और आगे समझने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो हमारे नए साथी हो, जो देख रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे और वीडियो आसानी से पहुंचे, आप लोग इसका लाभ उठा सके दोस्तों। और कमेंट के माध्यम से हमें जो भी कमियां हो उसे बताने की कोशिश करिए दोस्तों, और हमें सुझाव दीजिए।
हमें आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आइए देखते हैं इसे तालिका के माध्यम से जब समझते हैं। स्थानीय क्या है? झल। आदेश क्या होगा? झस। यानी झल के स्थान पर जो है जस हो जाएगा। जब इतने वर्ण रहेंगे, ये सभी वर्ण रहेंगे, उसके बाद झस प्रत्याहार आएगा तो उसके स्थान पर ज ब ग ड द ये जस प्रत्याहार के वर्ण आ जाएंगे। दोस्तों ये कह रहा है कि इसके स्थान पर ये आदेश हो जाएगा, यानी झल के स्थान पर जस आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस आदेश। क वर्ग में अगर कोई आता है, क वर्ग में एक मिनट, क वर्ग में अगर कोई भी अक्षर हो तो उसके स्थान पर ग आदेश हो जाएगा। च वर्ग में कोई अक्षर है तो उसके स्थान पर ज आदेश हो जाएगा। ट वर्ग में कोई अक्षर आता है, ट वर्ग और स है तो उसके स्थान पर ड आदेश हो जाएगा। त वर्ग में इतने अक्षर हैं तो उसके स्थान पर द आदेश हो जाएगा। प वर्ग में इतने अक्षर हैं तो उसके स्थान पर व आदेश हो जाएगा। सभी अपने वर्गों के स्थान पे सभी के जस प्रत्याहार के अंतर्गत, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये सभी रहेंगे, उसके स्थान पर वर्ग का तीसरा अक्षर जो है वो आदेश हो जाएगा। किसमें? जस तो संधि में। और झलाम जस झसी सूत्र के अनुसार से। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है दोस्तों, उसको थोड़ा सा समझिए कि ध्यान देने योग्य क्या। स्थानीय अंतरतमः की सहायता से उच्चारण स्थान की साम्यता को लेकर जब गणदस झस आदेश होता है। जब गढ़, हाँ जी हाँ दोस्तों, एक बार थोड़ा सा 1 मिनट तालिका को देख के देखिए। सभी इसके स्थानीय हैं। कौन? देखिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ये कंठ के उच्चारण स्थान से सभी हैं। ह भी आता है तो यहाँ ग भी उसी कंठ का है। और इचु यशा नाम तालु, इनका उच्चारण स्थान तालु है। ज भी इसी तालु में आता है। ऋतु रसा नाम मूर्धा, तो ये भी मूर्धा के अंतर्गत आता है। ऋतु लसा नाम दंता है, ये दंत के अंतर्गत आता है। उपधमानीय ओष्ठव, तो ये ओष्ठ के अंतर्गत आता है। जो भी वर्ण है वो सभी जो स्थानीय आदेश हैं वो उनका उच्चारण स्थान एक ही होगा। तो वही कह रहे हैं कि स्थानीय, ये यहाँ पे बताया गया है कि स्थानीय अंतरतमः की सहायता से उच्चारण स्थान की साम्यता को लेके जब ग ड द जस आदेश हो जाता है। जब गढ़ दस जो होता है वो जस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए जस आदेश हो जाता है। तो इसके परिभाषा को हम लोग देखे हैं। अब आइए हम लोग इसके उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझने और समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं पहला उदाहरण क्या है। पहला उदाहरण जैसे क्रुद्ध है तो क्रुद्ध शब्द है तो क्रुद्ध में ये पहले आप लोगों को पता है संधि करते समय पहले वर्ण का अंतिम अक्षर और दूसरे वर्ण का पहला अक्षर मिला के क्या होता है? संधि क्या कार्य होता है। संधि कार्य पहले और दूसरे अक्षर को मिला के ही होता है। लेकिन यहाँ स्थानीय और स्थान का आदेश हुआ है तो यहाँ पहले अक्षर और दूसरे अक्षर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो स्थानीय और आदेश का अंतर है। तो किसके स्थान पर कौन सा आदेश होता है, इसे हम लोग परिभाषा के माध्यम से देखे हैं। अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि किसके स्थान पर क्या आदेश होता है। पहला उदाहरण है जैसे क्रुद्ध है तो यहाँ पे ध है। तो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो है ये झस प्रत्याहार के अंतर्गत आया है। किसके? झस प्रत्याहार के अंतर्गत ध आया है। तो इसी ध के इसके बाद जस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झस रहेगा तो जस आदेश हो जाएगा। तो जस आदेश में द हो गया है तो इस ध के स्थान पर द हो गया है। द हो गया है, आधा है, और यहाँ ध है, यही है ध। तो क्या बन गया है? क्रुद्ध शब्द बन गया है दोस्तों। उसी तरह यहाँ पे दूसरा देखते हैं कि ये दूसरा जैसे शुद्ध है तो इस ध के स्थान पर द आदेश हो गया है, क्योंकि झलाम जसो झस के सूत्र के आधार पे तो झस प्रत्याहार रहेगा तो जस हो जाएगा। तो जस में जब गढ़ द से आता है तो उसी वर्ग का ये तीसरा अक्षर आया है तो यहाँ द हो गया है। तो ये रूप बन गया है शुद्ध। क्या यहाँ ध बना है तो ये इस ध के स्थान पर द हो गया है तो ये ध हो गया है, शुद्ध रूप बन गया है। क्या? शुद्ध रूप बना है। तो उसके बाद क्रुद्ध शुद्ध, ये
क्योंकि ये पूरा है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो यहाँ पे द आधा है तो आधा ध को क्यों लगाया है, तो ध को नहीं लगाया है तो दोस्तों ध यहाँ पूरा ही लिखा गया है, द है। जैसे कि एक कारिका के माध्यम से और कहावत के माध्यम से समझिए कि दो आदमी थे और एक जो दो आदमी थे, कौन कौन, दो आदमी थे और एक आदमी ये जो था इसका एक पैर लंगड़ा था, तो और एक आदमी था जो सही सलामत दोनों पैर थे। तो बताइए पहले लंगड़े पैर जो लंगड़ा था उसको उसके इसके कंधे पर बैठेगा कि जो सही सलामत था, तो जी हाँ दोस्तों, जो लंगड़ा था वही बैठेगा। तो यहाँ पे जो ध के कंधे पर कौन बैठा है, द बैठा है, कौन, द। यहाँ देखिए ध के कंधे पर, ध के कंधे पर द बैठा है, तो यानी द आधा है। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि जो ध लिखा है जो नीचे है वो आधा नहीं है, वो पूरा है, और द जो है हमारा आधा है। और इसी प्रकार है तीसरा जो युद्ध, क्या युद्ध, तो इसी युद्ध के स्थान पर द हो गया है, तो क्या हो गया है, युद्ध। युद्ध यहाँ ये देखिए, तो ये ध पूरा है, ध अपने कंधे पर द को बैठा लिया है, तो द ऊपर हो गया, क्या, द ऊपर हो गया है। लेकिन ये ध जो आप लोगों को आधा दिख रहा है, आधा नहीं है, ये पूरा है। उसके बाद यहाँ पे आइए देखिए अगला उदाहरण है लभ, लभ प्लस ध। तो लभ का यहाँ प फ ब, तो अपने अभी तालिका में हम आप लोगों को बताएं कि अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ भ के स्थान पे ब हो गया है, तो लब्धा बन गया, क्या, लब्धा बन गया है दोस्तों, लब्धा बन गया है। उसके बाद यहाँ है दूह, दूह प्लस ध, दूह प्लस धमा है, दूह प्लस धम है, तो यहाँ दुग्धम बन गया। वो कैसे, दूह, तो जब हम लोग यहाँ पे ये भी होगा श और स और ह और ये सादा सा था। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ में ह था, अभी तालिका में देखे थे। ये देखिए यहाँ पे आके ये देखिए तालिका में, यहाँ को विसर्जनीय नाम कंठ में ह है, तो उसके स्थान पर ग हो गया है, ग हो गया है। तो यहाँ देखिए क्या है, दूह, दूह, दूह ह के स्थान पर ग आदेश हो गया, तो दुग्धम रूप बन गया है, क्या, दुग्धम। उसी प्रकार ये है वृद्ध, वृद्ध ध के स्थान पर द हो गया है, वृद्धि रूप धीह, धीह, तो वृद्धि रूप बन गया है दोस्तों। उसके बाद ये अगला है कि रुड़द्ध, रुड़द्ध, रुड़द्ध के रुड़द्ध हो गया है, तो रुड़द्धि बन गया है, यहाँ पे धी है, तो यही धी में लग जाएगा। बोध, बोध के बोध हो गया है, तो बोधा बन गया है, क्या, बोधा बन गया है दोस्तों। उसी प्रकार आइए अगली कारिका के माध्यम से समझते हैं झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते यानी ये सूत्र है, जसो अंते यानी अंत में झलाम हो तो उसके स्थान पर जस हो जाएगा। पदांते झलाम जस स्यूह, पदांते झलाम जस स्यूह, ये अगला सूत्र है जो दोस्तों, लेकिन ये जस तो संधि का ही विधान करने वाला है, 8वें अध्याय का दूसरा और 39 नंबर सूत्र है। तो यह है सूत्र प्रकार जब जस्तो का विधान करने वाला सूत्र है। पद परिचय में झलाम जस अंते, और इसमें 3 पद होते हैं, कौन, झलाम और जस और जस, ये 3 पद होते, कौन, झलाम जस, अंत में अंते यानी अंत में झस हो जाता है। तो ये 3 पद होते हैं पदस्य, इनकी अनुवृत्ति पदस्य होती है। सूत्रार्थ है पद के अंत में विद्यमान झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है, क्या, पद के में विद्यमान जो झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, जस आदेश हो जाएगा। तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श श ह, इतने वर्ण आएंगे दोस्तों झल प्रत्याहार के अंतर्गत। इतने वर्ण अगर किसी भी वाक्य में किसी भी वाक्य के अंत में इतने वर्ण हैं तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। वर्गों का ये वर्गों के तीसरे अक्षर हो जाएगा, जस हो जाएगा। जब गढ़ दस हो जाएगा। आइए देखते हैं स्थानीय झल और आदेश जस। ये देखिए च छ ज छ झ, क प च भ और क ख ग ह और छ ठ थ स और स स स स। यहाँ पे ये देखिए तो उसके स्थान पर, इसके स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा, और प फ ब भ के स्थान पर इसी वर्ग का प फ ब भ म, यहाँ म भी होना चाहिए, अच्छा म अनुस्वार है,
म नहीं आएगा। प फ ब भ यानी 4 ही अक्षर आएंगे। और इसे क ख ग घ ह के स्थान पर ग और ट ठ ड ढ ढ के स्थान पर ड यानी तीसरा तथा द ध के स्थान पर द हो जाएगा। यहाँ पे ड हो गया है। तो ये देखिए सब है। उसके बाद आइए इसके उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। ये जैसे वाक प्लस ईसा वागीशा बना। क्या वाक प्लस ईसा, तो इस क के स्थान पर ग आदेश हो गया है तो वागीशा बना है। उसी प्रकार जगत प्लस ईसा, तो इसे त के स्थान पर द हो गया है, जगदीशा हो गया है। देखिए कि ये जो है एक महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या है कि झल के बाद कोई भी वर्ण हो या न हो अथवा अच वर्ण हो तब भी हल वर्ण हो तो भी जस तो होगा। क्या जस तो होगा। झल वर्ण के स्थान पर जस आदेश स्थानीय अंतरतम की सहायता से होगा। क्या स्थानीय अंतरतम की सहायता से। अभी ऊपर हम आप लोगों को बताए हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल न जाते हुए आइए इसके उदाहरण पर देखते हैं कि उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये देखिए ये क्या है कि अच, ये है 1 मिनट, ये है अच। अच है दोस्तों। अच प्लस अंतः अजंतः बन गया है। तो जो च के स्थान पर ज हो गया है। क्या च के स्थान पर देखिए अच प्लस अच प्लस अंतः अजंता बन गया। तो इस च के स्थान पे ज हो गया है तो अजंता रूप बन गया। क्या अजंता बना है दोस्तों, अजंता बन गया है। उसी प्रकार अच प्लस वर्ण तो अजवर्ण बन गया क्योंकि च के स्थान पर ज आदेश हो गया है। अनुष्टुप प्लस एव तो अनुष्टुप एव के अनुष्टुप एव बन गया क्योंकि प के स्थान पर ब हो गया है, अनुष्टुप बे हो गया है। अस्मात् प्लस वचनात् तो इस त के स्थान पर द हो गया है तो अस्मात् द्विवचनात् हो गया है। अप प्लस धी प के स्थान पर ब हो गया है, अब अवधि बन गया है। अप प्लस नदी तो अब नदी बन गया है, प के स्थान पर ब हो गया है। अप प्लस जह अब जह बन गया है। क्या इस प के स्थान पर ब हो गया है। अस्मात् त के स्थान पर द हो गया। अस्मात् देश अस्मात् देश दो द हो गए तो इस तरह लिखा गया है। और असत्कृत त असत्कृत डयन तो इस त के स्थान पर ड हो गया तो असत्कृत डयन दो हो गया। अप प्लस इंधा अप इंधा बन गया है। अट ट के स्थान पर ड हो गया, अट आगम बन गया है। उत त के स्थान पर उदम बन गया है। क्या उदम बन गया है, उत। क्या दोस्तों ये है कतिचित प्लस इदानीम, कतिचित प्लस इदानीम इसके स्थान पर हो गया है। यहाँ पे त जो है त है तो त के स्थान पर द आदेश हो गया है तो यहाँ पे बन गया है कच्चित इदानीम, कच्चित दानिम। ये देखिए यहाँ बना है कच्चित दानिम। ये देखिए कच्चित दानिम बन गया। चित प्लस आनंद चितानंद, जगत प्लस ईसा जगदीशा, जगत प्लस अंत जगंता। तक स्थान पर द आदेश हो गया। जगत प्लस आदि जगदादि जगदादि बना गया है। तक स्थान पर द आदेश हो गया है। जयत प्लस रथ जयत रथ। जगत प्लस गुरु जगत गुरु, जगत प्लस धाता जगत धाता। जलमुख क के स्थान पर ग तो जलमुख गर्जत हो गया है। टित त के स्थान पर टित ढाढ़ के टित ढाढ़ बन गया है। और ठक्करात प्लस उत्पन्न तो त के स्थान पर द हो गया है तो ठक्करादु उत्पन्न बन गया है। डिडमात त के स्थान पर द हो गया आगत तो डिडमादा आगत बन गया है। तत् प्लस ऋणम तद ऋणम और तत् प्लस यथा तद यथा तद यथा बन गया है। दोस्तों तुक प्लस आगम तुगागम। ये देखिए तावत एनम तावत प्लस एनम के तावदेनम, तत् प्लस अब के तदपि, तिप प्लस अंत के तिबंत, तुक प्लस आगम के तुगागम, दिक प्लस गज के दिग्गज, तिक प्लस भाग के दिग्भाग और दिक प्लस उजय के दिग्विजय, धिक प्लस याचकम के दिग्याचकम और रत्न प्लस धावत रत्नमुठ धावत के रत्नमुठ धावत। वाक प्लस ईसा वागीसा, वाक प्लस व्यवहार वाग व्यवहार, वाग देवता वाक प्लस देवता के वाग देवता, वाक प्लस अन्न के वाग अन्न, विद्युत प्लस गच्छत के विद्युत गच्छत
और वाक प्लस जलम के वाक जलम, क्योंकि क के स्थान पर ये जहाँ है कि बार बार वही बता रही हूँ दोस्तों कि उसी वर्ग के का तीसरा वर्ण हो जाएगा। क्या? झलाम जसो अंत्य जस्तो संधि में उसी वर्ण का तीसरा वर्ण। अगर झलाम जसो अंत्य के सूत्र को उसी वर्ण के तीसरा वर्ण को देखिए तो उसे झट से जस्तो संधि मार दीजिए। और ये है यहाँ पे वाक प्लस दानम वागदानम, वाक प्लस रोधा वाग्रोधा, सट प्लस अंत सडानन, सट प्लस दर्शनानी सट दर्शनानी, सट प्लस भ्रातरः सट भ्रातरः, सट प्लस होतारः सट होतारः, सड होतारः दो बनेगा, सड होतारः सड होतारः। और सट प्लस आगच्छति सडागच्छति, सत सच्चित प्लस आनंद सच्चिदानंद, सु प्लस अंतः सुबंतः, सम्राट प्लस इच्छति सम्राडिच्छति, असम्यक प्लस उक्तम सम्यक युक्तम, सम्राट प्लस गच्छति सम्राट गच्छत, सुप प्लस विभक्ति सुविभक्ति, और सम्यक प्लस अभीति सम्यक अभीति। ये सभी जो उदाहरण हैं ये सभी उदाहरण जस्तो संधि के हैं दोस्तों। उसके तो बाबूराम सक्सेना के आधार पर देखते हैं। हम लोग अभी तक बेसिक संधि को देख रहे थे, तो यहाँ पे सूत्र दिया है झलाम जस झसी, तो जो 8 और 4 53 है, और झलाम जसवंते अभी दोनों सूत्रों को हम लोगों ने जो है पढ़ा है, तो इसका भी अध्ययन बाबूराम सक्सेना के आधार पर कर लेते हैं। तो आइए झलाम जस झस और झलाम जसो अंत्य दोनों सूत्रों को देखते हैं। ये 14 नंबर में है दोस्तों कि जब झल अर्थात अंतस्थ, झल क्या है? झल अर्थात अंतस्थ और अनुनासिक व्यंजन को छोड़कर, अंतस्थ है अनुनासिक व्यंजन को छोड़कर बाकी सभी अभी आप लोगों को वहाँ तालिका में दिखाए थे कि, तो ये कह रहा है अंतस्थ यानी य व, अंतस्थ में य व र ल, और ये अनुनासिक में क्या आएगा? अंग इय ड़ और न और म, इतने वर्णों को छोड़ के कह रहा है कि अनुनासिक और अंतस्थ वर्णों को छोड़कर और किसी भी व्यंजन के उपरांत झस अर्थात है क्या होता है कि ये कह रहे हैं कि बाबूराम सक्सेना कह रहे हैं कि झल में क्या आएगा? अंतस्थ व्यंजन को छोड़ के और अनुनासिक व्यंजन को छोड़कर, क्या छोड़कर? किसी भी व्यंजन का, एक कह रहे हैं कि किसी भी व्यंजन के उपरांत झस अर्थात किसी भी वर्ग का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण आए तो पूर्ववर्ती व्यंजन जस अर्थात अपने वर्ग के तृतीय वर्ग में परिणित हो जाता है। यह संधि प्रायः अपदांत वर्णों में ही चरितार्थ होती है। पदांत वर्णों में तो आगे वाली विधि प्रवृत्ति होगी, आगे आने वाली यानी अभी बताएंगे। ये झलाम जस झसी का सूत्र है, झलाम जस झसी यानी जस्तो संधि का सूत्र झलाम जसो झसी है। तो ये झलाम जसो झसी ये कह रहा है कि झलाम जसो झसी कह रहा है कि ये न को छोड़कर यानी अनुनासिक व्यंजन जो वर्गों का 5वां वर्ण और अंतस्थ य र ल व को छोड़कर बाकी जितने भी व्यंजन है जो वर्गीय व्यंजन है उन सभी वर्ग के तृतीय और चतुर्थ व्यंजन और सभी व्यंजन के आ जाने पर जस हो जाएगा, अर्थात अपने वर्ग का तीसरा यानी ज ब ग ड और द ये वर्ण हो जाएंगे दोस्तों। तो इसे ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसे तालिका के माध्यम से अच्छे से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश की है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही देखिए कि अंतस्थ वर्ण और अनुनासिक वर्णों को छोड़कर सभी व्यंजन जो हो के उपरांत झस वर्ग यानी तृतीय चतुर्थ आवे तो जस उस सब पूर्ववर्ती व्यंजन अर्थात अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में परिणित हो जाएगा। यह संधि प्रायः अपदांत वर्णों के में चरितार्थ होगी। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये जैसे वृद्ध प्लस ध है तो वृद्ध यानी ध के स्थान पर द हो गया, वृद्ध बन गया है। संध प्लस ध है तो संदग्ध बन गया है। और पदांत में देखते हैं तो पदांत में जो सूत्र है झलाम जसो अंते, ते पदांत के झल के स्थान में जस आदेश हो जाता है। जैसे वाक प्लस ईशा तो क के स्थान पर ग हो गया है तो वागीशा बन गया है। जलमुख क के स्थान जलमुख प्लस गर्जत तो क के स्थान पर ग आदेश हो गया है, जलमुख गर्जत बना है। क्या? जलमुख गर्जत बना है। तो इसमें बस इतना ही दिया है बाबूराम सक्सेना में उदाहरण। अगले भाग में अगली संधि हो गई है दोस्तों। तो आज बस यहीं तक।
और बेसिक के माध्यम से हम लोगों ने बहुत ढेर सारे उदाहरणों को समझे हैं और जो है और इन सभी जो है व्यंजनों को व्यंजन संधि अंजस्थ संधि को समझे हैं। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि जो हमारे दूर दराज दोस्त रहते हैं उनको उनके पास अच्छे से वीडियो पहुंच जाए और उनका लाभ उठा सके। जो हमारे नए साथी देख रहे हो वीडियो को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि ये वीडियो आप लोगों तक आसानी पहुँचे। और आप लोग वीडियो कैसे लग रहा है और इसमें क्या कमी है इसे अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।